नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिखवाल ऑनलाइन हब पर। तो आज जो है हम रिट एसएसटी का मॉडल पेपर जो आप सामने देख रहे हैं, इसका पेपर नंबर 5 जो है हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सोल्व करने जा रहे हैं। 4 पेपर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो फटाफट से सब लोग लाइव आ जाइए भाई। नमस्कार अगेन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिखवाल ऑनलाइन हब पर। और सब लोग आई थिंक सो लाइव आ चुके हैं। चलिए भाई, तो जुड़िए फटाफट सब लोग, और क्लास को एक बार फटाफट से जो है आप शेयर कर दीजिए। आज जो है ये एसएसटी का रिट का जो मॉडल पेपर है वो नंबर 5 है, जो आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं बुक। ठीक है, इसी को हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी के पास ये बुक जो है आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस जो है बहुत बेस्ट तरीके से कर सकें। चलिए, तो हेलो, हाउ आर यू, वड़क्कम, स्वागतम, केम छो, आई होप सो मजा में छो। चलिए, तो आज फ्राउड से टेक्निकल टीम एक बार कमेंट जो है मुझे सारा दिखा दीजिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। हियर वी गो, करें भाई शुरुआत। चलिए, नमस्कार सभी को। पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाग व बलि क्या थे? सैनिक विभाग थे, या राजस्व के स्रोत थे, या धार्मिक अनुष्ठान थे, या प्रशासकीय विभाग थे? या ममता जी गुड इवनिंग, कुमकुम जी राधे राधे, बीएल भाई गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए बताइए भाई, यहां सवाल है कि भाग एवं बलि क्या थे? सैनिक विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान थे, या प्रशासकीय विभाग थे? तो ध्यान रखिए, भाग व बलि जो है ये कर थे। क्या थे भाई? कर। ठीक है ना, जो कि कर क्या होता है भाई? कर जो होता है राजस्व का स्रोत होता है, रेवेन्यू का क्या है? सोर्स होता है ये। ठीक है ना। हाँ, बलि जो है एक तरह से वो कर था जो कि कृषि उपज या पशु संपदा का 1/6 भाग होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? कृष्ण आपके सामने दिया हुआ है। पूजा जी बिल्कुल, हनुमानगढ़ से राम राम भाई। ठीक है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है या किस राज्य संबंधित है? ठीक है, चलिए पहला है बिहार, बंगाल, असम एंड उत्तर प्रदेश। रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला, देखिए रामपुरवा की हम बात करें, ठीक है, तो यहां से जो अशोक स्तंभ की बात करें तो इसके ऊपर के जो 2 भाग हैं, ठीक है ना, वो जो है आज 2 अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। जैसे वृषभ शीर्ष वाली बात करें तो वृषभ जो शीर्ष है ये आपके राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। ठीक है, और सिंह स्तंभ की बात करें तो ये आपके कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। इंडियन म्यूजियम जो है, ठीक है ना, उसमें जो है ये रखा हुआ है। तो दोनों ये है जो आप बता रहे हैं कहां पर रखा हुआ है, ये राष्ट्रीय भवन रखा हुआ है, और ये जो है आपके कोलकाता म्यूजियम में जो है रखा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल। और कहां से मिले साहब? ये बिहार से। बिहार में कहा? चंपारण। बिहार में कहां से? चंपारण से जो है रामपुरवा का शेष जो है ये प्राप्त हुआ है। चलिए, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूं आपके। नेक्स्ट, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? देखिए, ब्रह्मगुप्त की बात करें तो आपके उज्जैन में, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सभी को नमस्कार। बिल्कुल, मेघवाल जी, बीएल जी, तेजाराम जी, सभी का जो है सही आंसर है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए, तो ब्रह्मगुप्त की बात करें तो इन्हें जो है उज्जैन की खगोलीय वेधशाला का जो है प्रधान नियुक्त किया था। ठीक है, इनके 2 ग्रंथ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। बताइए इनके दोनों ग्रंथ अगर कोई जानता हो कि इनके दोनों ग्रंथों का जो है नाम क्या था, बताइए भाई। हाँ बिल्कुल, एक तो था खंड खाद्य, ठीक है, और दूसरा था ब्रह्म स्फुट। कौन सा था? ब्रह्म स्फुट। तो इनका संबंध कहां से है?
तो सर इनका संबंध जो है भीनमाल से है। कहां से है? भीनमाल से है। और भीनमाल कहां है भाई? भीनमाल है जालोर में। कहां है भाई? भीनमाल जालोर। पिंकी सही है आपका, बीएल जी सही है, कुमकुम जी सही है आपका, सभी का जो है सही है भाई आंसर। चलिए वेरी गुड। भीनमाल कहां है भाई? जालोर में। बिल्कुल नानूराम जी सही है। नेक्स्ट, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। बहुत प्यारा सवाल है। कनिष्क का, या रवीना यू आर लेट आज, ठीक है। कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी, कौन सा था वो? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सौंदरांध, अश्वघोष, शुद्रक या हर्षवर्धन? बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका आंसर। बताइए कौन था भाई? जी हाँ, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? हिंट देता हूं, उनका जो जन्म जो है, उनका जन्म जो है ये कहां हुआ था? कि सर जन्म जो है उनका साकेत में हुआ था। कहां हुआ था? साकेत। बिल्कुल सही है रवीना जी। बीएल भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, सभी का जो सही आ रहा है सर, क्या होगा उसका आंसर? अश्वघोष होगा। कौन सा होगा? अश्वघोष। बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दो, सवाल क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। दूसरा, वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। तीसरा, रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। वेरी गुड। नेक्स्ट, चौथा है भारतीय समाज में बड़े बड़े बुजुर्गों, ठीक है, को परिवार का मुखिया माना जाता है। ठीक है, ये यहां पर आपके चार आपको यहां पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये कहा गया है कि इसमें से कौन सा जो है असत्य है, गलत है। ठीक है, ममता जी बी बता रहे हैं। ओके, मतलब शायद आपके पहले का आंसर होगा। रवीना जी बोल रहे हैं ए। ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। रवीना जी का हो गया, बीएल जी बिल्कुल भाई, बीएल भाई का हो गया है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट साफ नजर आ रहा है कि साहब वैदिक युग समाज में संस्कारों का ह्रास नहीं हुआ था। ये गलत है साहब, ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल ए जो है यहाँ पर रोंग है। बाकी वसुदेव कुटुंब की भावना यहाँ की देन है। ठीक है, बिल्कुल की पूरी धरती जो है वो क्या है, एक तरह से फैमिली है, परिवार है। रामायण बिल्कुल सही है साहब, महाभारत की अपेक्षा क्या है, लघु ग्रंथ है। बिल्कुल सही है ये भी। और भारत समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है और आज भी हम उन्हें ही जो है परिवार का मुखिया मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर ए जो है वो क्या होगा, यहां पे असत्य होगा। बिल्कुल भाई, सभी का जो है सही है, राइट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल सर। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच जो संवाद हुआ है, ठीक है ना, ऐसा एक संवाद मेरे हिसाब से सीटी में पूछा गया था। अभी जो महिलाओं के बीच में संवाद हुआ था वो, तो यहां पर इन दोनों का संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? ठीक है, बिल्कुल दीर्घ निकाय में, खुद्दक निकाय में, मध्यम निकाय में या अंगुत्तर निकाय में। देखिए आपने पढ़े होंगे त्रिपिटक। क्या पढ़े हैं आपने? त्रिपिटक पढ़े हैं। ठीक है, उसमें पहला पिटक कौन सा है? कि सर विनय पिटक है। पहला कौन सा है भाई? विनय पिटक है। दूसरा कौन सा है? कि सर दूसरा जो है सुत्त पिटक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा सर जो है वो अभिधम्म पिटक है। मैंने कई बार इन तीनों को समझाया भी है ना, बहुत बार समझाया। और मैंने कहा था जब मैंने फर्स्ट पेपर सोल्व करवाया, इसमें थ्योरी गाथा के बारे में हमने बात, किसी बारे में थ्योरी गाथा के हमने जो है बात की थी। बिल्कुल, तो देखिए इसके जो संपादक करता थे वो उपाली थे। कौन थे? उपाली। इसके थे आनंद और इसके संपादन करता थे मोगली पुत्र तिस। ठीक है, विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षु और भिक्षुणियां थे उनके रहने के नियम थे, ठीक है, जो कि अलग अलग रहते थे। सुत्त पिटक में एक तरह से कह सकते हो आप उपदेश थे। ठीक है, और अभिधम पिटक में दर्शन होता था। अब सुत्त पिटक की बात करें, सुत्त पिटक को कितने निकायों में बांटा गया है? क्या को बताएगा मेरे को? सुत्त पिटक को जो है कितने निकायों में बांटा गया है भाई, बताइए जल्दी से। बिल्कुल हाँ, तो
तो यहां पे सवाल है दीर्घ निकाय से खुद्दक निकाय की बात करो, खुद्दक निकाय में 18 क्या है, 18 खंड है ना, और जो उसका 9वां खंड है उसमें क्या आपके थ्योरी गाथा है, ये भी आपको मैंने बता रखा है। तो यहां पे बताइए क्या है इसका आंसर, फटाफट से बताइए। जी हाँ, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि ये संवाद है किसमें भाई, मध्यम निकाय में। किसमें है ये, मध्यम निकाय में। और आपसे पूछे कि थ्योरी गाथा का संबंध किस निकाय से है, तो वो खुद्दक निकाय से है। किससे भाई, खुद्दक निकाय से। और ये जो संवाद हुआ है वो किसमें है, मध्यम निकाय में। और ये चारों जो है किसके भाग हैं, ये चारों जो है सुत्त पिटक के भाग। किसके भाग है भाई, सुत्त पिटक के, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बेरी गाथा या बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था। बहुत प्यारा सवाल है। बेरी गाजा जो है किस बंदरगाह का जो है एक तरह से यूनानी नाम था, बिल्कुल बताइए भाई जल्दी से। जी हां, देखिए यहां पे हम बात करें तो बेरी गाजा क्या है भाई, एक यूनानी शब्द है, ठीक है। और एक तरह से कहें तो वो जो बंदरगाह है ये पश्चिम का बंदरगाह था। क्या था भाई, पश्चिम का एक प्रमुख बंदरगाह था, जिससे जो है व्यापार भी होता था, प्लस यहां पे जो है जलयान निर्माण भी होते थे। क्या होता था, यहां पे व्यापार भी होता था और यहां पे जो है जलयान निर्माण भी जो है किया जाता। बिल्कुल सही है पिंकी जी, भरूच, नानू राम जी, बिल्कुल रवीना जी, सुनामी जी, ठीक है ना। सबका जो यहां पर सही आंसर आ रहा है भाई, वेरी गुड, नाइस आंसर, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही क्या है भाई, भरूच। अब ध्यान रखो भरूच को जो है ब्रोची भी कहा गया है। क्या कहा गया है भरूच को, भरूच को जो है ब्रोची भी कहा गया है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई। ठीक है, बताइए। जो भगवान महावीर थे, महावीर स्वामी, ठीक है, उनके अनुयायी शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर जो है लिखी गई है। फर्स्ट ऑप्शन वल्लभी, सेकंड लोथल, थर्ड रंगपुर और फोर्थ है भरूच। बताइए किस स्थान पे जो है लिखी गई है। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। महावीर स्वामी की बात कर लो तो 599 BC, ठीक है ना, इनका जो है जन्म, बिल्कुल हाँ। तो यहां पूछा है तो इन्हें जो है भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। क्या माना गया है, वास्तविक संस्थापक। ये जो थे क्या थे, 24वें व इन्हें अंतिम तीर्थंकर जो है माना गया है, ठीक है। अब बिल्कुल सभी का जो है आंसर आ चुका है, बिल्कुल भाई वेरी गुड, सबका जो है आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर कहां लिखा गया है भाई, वो वल्लभी में लिखा गया है। कहां पे, वल्लभी में। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जब तक राज किया तब तक हुमायूं को जो है एक जगह टिकने नहीं दिया, है ना, बिल्कुल। और आपने पढ़ा होगा जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, है ना, मालदेव से, जब जेता कुपा ने उसका नेतृत्व किया था, तो शेरशाह सूरी का स्टेटमेंट भी था कि मैं मुट्ठी भर बाजे खातिर और हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, है ना। तो इन्होंने जो है अपना अंतिम अभियान जो है ये महोबा के राजपूतों के विरुद्ध किया था। किसके भाई, महोबा के जो राजपूत थे उनके विरुद्ध किया था। और कौन सा अभियान था भाई, कलिंजर का अभियान। कौन सा अभियान था, कलिंजर का अभियान था, बिल्कुल सही है, 1545, बिल्कुल सही है भाई आपका, ठीक है। और इसी में जो है बिल्कुल जो उनका बिल्कुल एक तरह से क्या होता, जो वो गोला भर रहे थे तो उसको फट जाने के कारण, ठीक है, वो हाथ में फट गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, कश्फ अल महजूब पुस्तक का लेखक कौन था। बताइए, कश्फ अल महजूब ये जो है एक सूफी विचारधारा की पुस्तक है भाई। किसकी है ये, सूफी विचारधारा,
की पुस्तक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बताइए तो किससे संबंधित है? बताइए भाई। जी हाँ, हिंट देता हूं, उनका जो उपनाम है वो दाता गंज बख्श है। ये किताब जो है, ये किताब फारसी भाषा, किसमें? फारसी भाषा में लिखी है। बिल्कुल, हाँ उक्का कह सकते हो, है ना। तो ममता जी का आंसर आ रहा है बी, अमीर खुसरो कस्ब अल महजूब। मैं दे चुका हूं भाई। इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है दाता गंज बख्श। ठीक है, गोपाल जी डी बता रहे सर मलिक मोहम्मद, सुनामी जी ए बता रहे हैं, ओके, कुमकुम जी सी बता रहे हैं। भाई सारे आगे आंसर आज तो हैं। ये सवाल तुम्हें ऐसा लगा कि सबने अपना अपना जो है ऑप्शन यहां पर दे दिया है। बताए बड़ा फटाफट से, है ना। हाँ, ध्यान रखना, इनका जो पूरा नाम है ये अबुल, हिंट दे रहा हूं, इनका पूरा नाम अबुल हसन अल हजूरी है। क्या है? अबुल हसन अल हुजूरी ने किताब लिखी है, फारसी भाषा में लिखी है। सूफी विचारधारा, सूफी मत को मानने वाले थे और इन्हें दाता गंज बख्श के नाम से जो है जाना जाता है। किस किस का सही है भाई? है ना, तेजाराम जी का मुझे सही लग रहा है, बाकी मेघवाल जी का सही है, बाकी मैक्सिमम का गलत है, सुनाम जी का सही है ना। चलो जिसका सही है भाई बहुत बहुत बधाई हो, जिसका नहीं है और ट्राई करो। चलिए नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? बताइए भाई। अच्छा सारे दे दिए, वेरी गुड। बताइए, सवाल यह है सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद या हजरत निजामुद्दीन ओलिया? बताइए ये जो है किसके शिष्य थे? बताया भाई सही फटाफट से। निजामुद्दीन ओलिया। देखते हैं भाई, देखिए इन्हें जो है कव्वाली का जनक कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई? इंडिया में जो कव्वाली की हम बात करें तो कव्वाली का जनक जो है, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर जो सही आ रहा है। मुकेश जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई आपका, वेरी गुड। ठीक है, चलिए हाँ तो क्या आएगा भाई? हजरत निजामुद्दीन ओलिया। एक तरह से जो तराना ख्याल है, तराना और ख्याल शैली के प्रवर्तक भी जो है इन्हें माना गया है। तो क्या आएगा इसमें? हजरत निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था कौन सा था? चालुक्य था, चोल था, पांडे था या होयसेल था? बताइए, भारत का वह राज्य, प्राचीन भारत का जो नौसेना के लिए क्या था बेटा? प्रसिद्ध था। नौसेना के लिए चालुक्य, चोल, पांडे या होयसेल? बताएं भाई। बिल्कुल हाँ, कव्वाली और का जो है इन्हें कहा गया है, हाँ जनक कव्वाली कहते हैं उनको। ठीक है ना, बताएं भाई। बिल्कुल, तो क्या होगा इसका आंसर? चोल। चोल राज्य जो है इसकी जो नौसेना थी काफी ज्यादा स्ट्रोंग थी। पांडे नहीं होगा मुकेश जी, पांडे नहीं होगा भाई। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। एच मेघवाल जी का सही, सुनाम जी सही है, कौन सा होगा? चोल। नेक्स्ट, बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना और प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? फर्स्ट राजनीतिक न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा आर्थिक न्याय और चौथा परंपरागत न्याय। मैंने कल आपसे आर्टिकल 23 और 24 की बात की थी, सबसे की थी भाई, पता है आप सबको?
हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल, जी हाँ बताइए। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, जब आप आर्टिकल 24 की बात करते हो तो वहां पे जो बाल श्रम है उसे जो है क्या घोषित किया गया है? गैर कानूनी यानी वैध घोषित किया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, जब आप आर्टिकल 21A की बात करते हो, अनुच्छेद 21A, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात करते हो, तो ये किस न्याय को बात करते हैं? तो इस जो न्याय, ये कौन सा है? सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय हमारे संविधान के 2 भाग में दिया हुआ है। कितने भागों में? 2 भाग में। एक तरह से सामाजिक न्याय जो है आपके प्रस्तावना में तो है ही, है या नहीं है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। और जब भाग 3 देखते हो तो मौलिक अधिकार के रूप में, और भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है उसमें भी इस न्याय की बात होती है। इसके अलावा मौलिक अधिकार में बात होती है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व में भी जो है हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद 51 का, 51 ए भी कह सकते हो, में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है ना? मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। 42 अमेंडमेंट 1976, सबको पता है भाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद में 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया। इसमें से कौन सा जो है नहीं है? बताइए। बिल्कुल, सबका ए आ रहा है, बिल्कुल पिंकी जी या आशीष, कृष्णा, बिल्कुल निशा जी, कुमकुम जी, वेरी गुड, सबका सही है भाई। क्या है? करों का भुगतान करना। करों का भुगतान तो मूल कर्तव्य नहीं है ना? मूल कर्तव्य नहीं। मूल कर्तव्य क्या है भाई? देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, है या नहीं है? हाँ, चलिए नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? कौन सा भाई? बिल्कुल, हाँ, ये नहीं है। ओके, संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला 224A में, दूसरा 290A में, तीसरा 300A में, और फिर 312 क में। या भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए किसमें जो है ये दिया हुआ है? जी देखिए, आपने पढ़ा है 44 अमेंडमेंट 1978, हाँ या ना? ठीक है, तो इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, है ना? और संपत्ति के अधिकार, जो कि संपत्ति के अधिकार पहले क्या था? पहले ये मूल अधिकार था। पहले ये कहां था भाई? मूल अधिकार। अच्छा मुझे बताओ, मूल अधिकार के रूप में ये किस किस अनुच्छेद में था? ओके, बताइए, मूल अधिकार के रूप में जो है किस किस अनुच्छेद में जो है ये दिया हुआ था भाई? जल्दी बताइए। जी हाँ, बताएं, बताइए भाई, कहां कहां जो दिया हुआ था? अच्छा, 1978 के समय प्रधानमंत्री कौन थे भाई? मोरारजी देसाई। कौन थे भाई? मोरारजी देसाई थे। कहां कहां दिया हुआ था? एनीबडी? बिल्कुल सही है भाई कि सर एक तो 19F, 19F तो मत बोलो, है ना? 19(1) में F आएगा। क्या आएगा? 19(1) में F आएगा, है ना? चलिए, और इधर क्या है? दूसरा आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31, है ना? यहां पर दिया हुआ था अनुच्छेद 1931, बिल्कुल सही है। ठीक है, एफ को आप च भी कह सकते हैं। अब क्या किया? इसे कहां जोड़ दिया? 300A में। कहां जोड़ दिया? 300A में। किस तरह से रूप में? कि सर एक कानून के रूप में। केवल क्या है? ये कानून है कि आपसे कोई आपकी संपत्ति कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन
अगर मौलिक अधिकार होता तो कोई भी भूमि अधिग्रहण भी नहीं कर सकता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ था? प्रस्तावना में संशोधन, प्रेम्बल में चेंज जो है किस वर्ष हुआ था, है ना। आपने पढ़ा है कि सर इसमें 3 शब्द जो है जोड़े गए थे, पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है कब जोड़े गए? 1975 में, 1976 में, 1978 में या 1992 में? बताएं भाई कब जो है ये शब्द जो है जोड़े गए? बिल्कुल गोपाल जी, सतनाम जी, पिंकी जी, नानूराम जी, सभी का सही आ रहा है सर कौन सा? 42 अमेंडमेंट 1976 में जो है जोड़े गए। ज्यादा अमेंडमेंट किए और बहुत ज्यादा संविधान चेंज हुआ, इसलिए इसे जो है हम लघु संविधान भी तो कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? क्लियर, बताइए किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? देखिए, राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए पहली बार तो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। यह राष्ट्रपति के विवेक पर होता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को माने या न माने। अच्छा, अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है कि वो सलाह दे या ना दे? बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है भाई कि सलाह दे या ना दे? बिल्कुल, नमस्ते भाई, नमस्ते। बताइए तो कौन सा इसमें अनुच्छेद आएगा? सभी का सही है, सभी का सही है भाई। कौन सा? 143। देखिए भाई यहां लिखा है नहीं है। देखिए मेरी बात करूं, अगर राष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेना चाह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को वो सलाह देनी होगी, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है कि वो सलाह जो है माने या नहीं माने। राष्ट्रपति जो है क्या है? बाध्यकारी नहीं है कि सलाह जो है माने या न माने। ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है ना भाई। चलिए तो कौन सा आर्टिकल? 143। नेक्स्ट, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? हमने शायद मॉडल पेपर जो नंबर 3 पर हमने इस पे बात की थी। 4 मॉडल पेपर में करा चुका हूं। 4 के 4 मॉडल पेपर आपके यूट्यूब पर इस चैनल पर रखे हुए हैं, आप कभी भी वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा है, पहली बात तो सन से क्लियर हो गया कि 1989 की बात कर रहा हूं कि किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? पीके थंगुन समिति, BR यानी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या सादिक अली समिति? बताइए कौन समिति जो है उसने ये दिया था? बिल्कुल बताइए भाई किस समिति की सिफारिश थी? जी हाँ, सभी का जो है पीके थंगुन समिति। वेरी गुड भाई, सबका जो है सही आ रहा है। बिल्कुल। देखिए इन्होंने कहा था कि साहब जो पंचायत राज प्रणाली है वो जो है क्या होनी चाहिए कि सर वो जो है त्रिस्तरीय होनी चाहिए। इन्होंने कहा था नहीं साहब द्विस्तरीय होनी चाहिए, ठीक है। और संवैधानिक दर्जा प्रदान की सिफारिश की थी भाई पीके थंगुन समिति ने की थी। बिल्कुल सही सभी का, तो ए जो है यहां पर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से राज्यों के समूह में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? मतलब वहां पर विधान परिषद भी हो। क्या हो भाई? विधान परिषद भी हो प्लस वहां पर क्या हो? वहां पर विधान सभा भी हो। क्या हो? वहां पर विधान सभा भी हो, यानी कि द्विसदनात्मक जो है मंडल वहां पर हो। राजस्थान MP है ना, पश्चिम बंगाल पंजाब,
गुजरात तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश कर्नाटक? बताइए भाई इसमें क्या आंसर आएगा, बताएं जरा सोच के। द्विसदनात्मक मंडल है, द्विसदनात्मक मंडल है। राजस्थान, एमपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश कर्नाटक? बिल्कुल सभी लोग ध्यान से। जी हां, देखिए कहां कहां पर है, तो सर एक तो बिहार में है, यूपी में है, ठीक है, एक तो कहां है भाई, बिहार में है, यूपी में है या नहीं है? बिल्कुल। उसके अलावा तेलंगाना में है, कहां पर है भाई, तेलंगाना में है। उसके अलावा कर्नाटक में है, उसके अलावा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। अब देखो मेरी बात, आंध्र प्रदेश की मैं बात करता हूं। आंध्र प्रदेश ने 2020 में एक प्रस्ताव पास करके भेजा हुआ है कि साहब इसे हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, लेकिन अब तक हटाया नहीं गया है। और एक जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इस समय जो है क्या है, विधान परिषद का जो वर्ड है वो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य नहीं रहा, क्या बन गया, यूटी। क्या बन गया भाई, यूटी, ठीक है। चलिए, तो टोटल जो है पहले 7 थे, अभी ये 6 हैं। आंध्र प्रदेश का भी दर्जा जो है हट जाएगा, तो अभी फिलहाल तो आंसर क्या होगा, ये होगा। लेकिन ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव पास करके भेज रखा है सेंटर को, ठीक है, पार्लियामेंट में, कि भाई हमें जो है ये नहीं रखना है। राजस्थान सरकार ने भी विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव भेज रखा है कि साहब हमें चाहिए, हमें जो है चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी गठित नहीं हुई है। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके, भारत के अधोलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 अवधियों तक कार्य किया? सही कूट का चयन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तेलंगाना 2 जून 2014, ठीक है ना, 2 जून 2014, 2 जून को तेलंगाना का बर्थडे आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताओ भाई। जी हां, बिल्कुल, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कंटिन्यूसली जो है क्या किया है, 2 कार्यकाल किए हैं, अब चाहे वो छोटे मोटे किए हों, ठीक है ना, कंटिन्यूसली किए हैं भाई। बिल्कुल ध्यान से, सबका जो है बी आ रहा, ऋषि जी बोल रहे हैं डी, जा ध्यान से भाई। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनो, अब देखो ध्यान से। गुलजारी लाल नंदा तो भाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। एक तो जब नेहरू जी की डेथ हुई तब, और एक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो दोनों काल लगातार नहीं थे, ध्यान देना, दोनों काल जो है लगातार नहीं थे। एक तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, क्लियर, यानी कि 1964, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। उसके बाद तो ये कार्यवाहक वाला जो वर्ड है इसको हटा ही दिया था, पता है सभी को। चलिए वेरी गुड, ठीक है ना। अब यहां पर 1966 अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही है साहब, है ना। पहले 13 दिन रहे, फिर 1 महीने, फिर लगातार 1 महीने के बाद लगातार जो है काम किया, ठीक है ना। और दूसरा मनमोहन सिंह 2004 से 2014, 10 साल तक रहे, 2 कार्यकाल जो है पूरे किए। तो यहां पर क्या आएगा आंसर, सी, सिर्फ 2 और 3, सिर्फ क्या आएगा 2 और 3, ठीक है। 13 दिन, उसके बाद में 1 महीने सरकार रही, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, फिर पूरे जो है उन्होंने 5 साल जो है शासन किया था, ठीक है ना। कितने व्यक्ति जो है
ये लगातार 2 बार रहे। तो सर एक तो जवाहरलाल नेहरू रहे थे, कौन थे रहते भाई? जवाहरलाल नेहरू। दूसरी इंदिरा गांधी, दूसरी कौन रही भाई? इंदिरा गांधी। तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखना कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। चौथे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। और अभी नरेंद्र मोदी जी, इनका जो है तीसरा टर्म चल रहा है ना। अब देखते हैं आगे कितने टर्म ये लेते हैं। फिर अभी तो जो कंपटीशन हो रहा है वो नेहरू जी और मोदी जी में हो रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इंडिया में सर्वाधिक समय तक पीएम रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यह क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड और थर्ड हो जाएगा। ये सारे नाम जो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बहुत प्यारा सवाल, और ये मैंने बहुत अच्छा सवाल जो है यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, नवंबर 2024 में कोप 29, नवंबर 2024 की बात है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है ना, UNFCC का आयोजन किस देश में किया गया? बताइए, देखते हैं कितना जो है करंट आप लोग जो है अपडेट रखते हैं। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, तेल अबीब इजराइल में, बाकू अजरबैजान में, या तेहरान ईरान में? बताइए। ठीक है, कोप 29 जो है ये कहां पर जो है इसका आयोजन किया गया? बिल्कुल सभी का सही है, रवीना जी, निशा जी, सतनाम जी, ओके, कृष्णाबाई, बिल गोपाल जी, पिंकी, सबका सही। कहां पे भाई? बाकू अजरबैजान। कहां हुआ था भाई? बाकू में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, तो भाई ये जो है रिट L1 के लिए प्रैक्टिस सेट है। जैसे आप SST का भी सोल्व कर रहे हैं वैसे ही एक बुकलेट जो है मार्केट में है, ओके, और ये L1 के लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसमें 15 वॉलपेपर दिए हुए हैं, जिसके पीछे आपको विद OMR शीट 5 ऑप्शंस वाली, ठीक है, वो जो है आपको यहां पर मिलेगा। और आंसर जो सारे दिए हुए हैं, क्वेश्चन जो है मैं फिर बताऊं आपको, जो क्वेश्चन मैं ये करा रहा हूं और यहां पे जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है इस किताब में NCERT बेस्ड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डाले हुए हैं। तो L1 के बच्चे उस किताब को परचेज करके अपनी तैयारी को जो है धार दे सकते हैं। नेक्स्ट, जल दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? जल दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 22 मई, 22 सितंबर, 2 फरवरी या 22 मार्च? जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? बिल्कुल, जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है भाई? बताइए। बिल्कुल, कब मनाया जाता है? देखिए, कब से मना रहे हैं, पहली बात तो ये, तो सर 1993 से। कब से मना रहे हो भाई? 1993 से। और बिल्कुल 22 में, है ना, ये 22 मई कौन बोल रहा है भाई? सुनामी। अरे भाई सुनामी आ जाएगी ये तो, है ना। पिंकी जाट, आशीष, रवीना, सबका सही भाई। क्या होगा? 22 मार्च। कब मना रहे हैं भाई? 22 मार्च को जो है मनाया जाता है, बिल्कुल सही सभी का। नेक्स्ट, एस तरंग, एस तरंग छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है, ठीक है, एस तरंग छाया क्षेत्र का विस्तार जो है लगभग है। बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, जब आप भूकंप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जब आप भूकंप पढ़ते हैं तो भूकंप की आपको 3 तरंगों की बात करते हैं, PSL, ठीक है। पी को हम क्या बोलते हैं भाई? प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक तरंगे कहते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, द्वितीय तरंग कहते हैं, और इन्हें हम धरातलीय या सतही तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? धरातलीय या सतही तरंग जो है कहा जाता है। अब ध्यान रखो, पी तरंग जो होती है, ठीक है, यह सबसे पहले आती है, सबसे पहले आती है, ओके, और इसके बाद जो आती है वो क्या आती है? एस आती है। जब ये PS तरंगे धरातल को हिट करती है तो धरातल पर ही एक नई तरंग उत्पन्न होती है, एस। कौन सी? एस। तो पी तरंग की बात कर रहे हैं भाई, या एस और एल। तो पी तरंग जो है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में जो है पार हो जाती है, लेकिन एस तरंग जो है ये द्रव से नहीं गुजरती। ध्यान रखना, क्या होगा भाई? ये जो है जल से जो है ये नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, तो इसका जो है छाया क्षेत्र जो बनता है वो बनता है 105 से 105,
बहुत प्यारा सवाल, ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है ये दिखाई नहीं देती, छाया बनता है इसका, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछे कि प्राइमरी वेव्स का, प्राथमिक तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो कहां बनता है, तो 105 टू 145, 145 जो है उसमें मेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 29 दिन में, 27 दिन में, 29.5 दिन में या 27.5 दिन में। बिल्कुल भयानक रवीना, भयानक नहीं बोलेंगे, दुआ करना, प्रभु से प्रार्थना करना है ना, और वाहे गुरु जी से अरदास करना कि एल आए नहीं, है ना, हाँ एल से दूर रहो, है ना, हाँ। चलिए बताइए, तो देखिए चंद्रमा से हमारी जो दूरी है वो है 3.84 लाख किलोमीटर, हाँ या ना। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप होता है, जो सबसे समीप होता है, उस स्थिति को उपभू कहा जाता है। भूलना हो तो इंपॉर्टेंट है ये, जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे पास होते हैं तो उस स्थिति को उपभू कहा जाता है, और जब सबसे दूर होता है यानी दूरस्थ स्थिति, तो इसे जो है अपभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपभू कहा जाता है, ठीक है। तो यह पूछ रहा है पृथ्वी का एक चक्कर, मतलब परिक्रमण पथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, परिक्रमण पथ, ठीक है। और कितना होता है भाई ये, बिल्कुल सही है, तो ये होता है सर 27.5 दिन। क्या होता है भाई, 27.5 दिन में जो है ये एक पूरा चक्कर कर लेता है, ठीक है। और ये प्लीज ध्यान रखिएगा, इसका उपभू और अपभू क्या होते हैं। जैसे आपने उपसौर और अपसौर पढ़ा था ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरियों की अवस्था की जो स्थितियां हैं वो। नेक्स्ट, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, यानी कहां जो है लेटेराइट मिट्टी जो है ज्यादा पाई जाती है। मालाबार तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में या बघेलखंड में, कहां पे जो है ये पाई जाती है। आशीष जी प्लीज, 3 जनवरी को उपभू नहीं होता है भाई, 3 जनवरी को उपभू मत कर, उस दिन उपसौर होता है, ठीक है आशीष भाई मेरे। क्या होता है उस दिन, उपसौर होता है, और अपसौर जो है ये 4 जुलाई को होता है, ठीक है। देखिए लेटेराइट मिट्टी जो है ये, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होती है ईंट की तरह। क्या होती है भाई ये होती है ईंट की तरह, ठीक है। चलिए अब ये कहां पाई जाती है, तो सर ये खासकर जो है तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर भाई, तटवर्ती क्षेत्र में जो है ज्यादा पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है, तो सर ये एक तो पाई जाती है आपके केरला में, कर्नाटक में, तो मालाबार तट हो गया। क्या हो गया, मालाबार तट, बिल्कुल सही है, यानी कि केरल और कर्नाटक में, और थोड़ा सा इसका भाग जो है ये आपके हल्का सा तमिलनाडु की बेल्ट में मिलती है, लेकिन मुख्य भाग क्या है, कर्नाटक और केरल, ठीक है ना। तो मालाबार तट इसका सही आंसर है अगर हम दोनों की बात करें तो। इसलिए यहां पर जो है इस क्षेत्र में एक तो आपके चाय, कॉफी और काजू, इनका उत्पादन जो है ज्यादा होता है। किसका, चाय, कॉफी और काजू का उत्पादन जो है ज्यादा होता है। ध्यान रखना, यह मृदा उन क्षेत्रों में ज्यादा होती है जहां पर तापमान भी अधिक हो, तापमान भी क्या हो, अधिक हो, और वर्षा भी अधिक हो। इसलिए नॉर्थ इंडिया में यह नहीं होता। बिल्कुल सही है आशीष जी, चाय, कॉफी और काजू के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान रखो, ठीक है, बिल्कुल पहला भाई। अब देखो, जहां तापमान भी ज्यादा और वर्षा भी ज्यादा हो, जैसे जैसे आप इंडिया में साउथ की ओर जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे, तो वहां क्या होगा, वहां पर भूमध्य रेखा से निकटता होगी, है ना, और इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास जाने पर वहां पे जो है क्या होता है, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा होता है, और बारिश ज्यादा हो जाती है। आप जाइए अफ्रीका में, है ना, वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं,
बिल्कुल सही है भाई। ब्राजील में, सुनामी जी, ब्राजील में चाय के बागानों को फेजेंडा नहीं कहते हैं बेटा, कॉफी के बागानों को कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल कृष्णा जी में लिख दिया है, काजू के लिए लिख दिया मैंने, उपयोगी होती है। ठीक है, कॉफी के बागानों को कहते हैं फेजेंडा। चलिए नेक्स्ट, किस रेशे को सुनहरा रेशा जो है कहा जाता है ना, किस रेशे को सुनहरा रेशा जो है कहा जाता है भाई, बताइए फटाफट से, कौन सा रेशा जो है यहां पर सुनहरा रेशा है? कपास, रेशम, जूट या नायलॉन, है ना। एक मूवी देखी थी मैंने जब बहुत इस समय हिट हुई थी, एक गुरु मूवी आई थी। क्या आई थी? गुरु मूवी ना, अभिषेक बच्चन की एंड ऐश्वर्या राय। उस मूवी में पूरा इसी का उद्योग का जो है बताया गया है ना। तो ये क्या है? जूट, है ना। जूट को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं इसे? गोल्डन फाइबर। और सर्वाधिक जूट कहां होता है? पश्चिम बंगाल। कहां होता है? पश्चिम बंगाल में, हमारे यहां पे। ठीक है, और अगर हम कंप्लीट बात करें तो मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय जूट संघ, अंतरराष्ट्रीय जूट संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय जूट संघ का मुख्यालय जो है कहां पर है, तो आपका आंसर भी क्या होगा? बताएं फटाफट से। जी हां, अंतरराष्ट्रीय जूट संघ का मुख्यालय जो है कहां पर है? इन वर्ल्ड, विश्व स्तर के अंतरराष्ट्रीय स्तर है, बताइए कहां पर है भाई? हाँ बिल्कुल कह सकते हो कि यह जो है एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। क्या है भाई? ये उष्ण कटिबंधीय क्या है? फसल है। अरे भाई इतने सारे सी, मेरी आंखें सही है रवीना जी, मुझे दिखता है, एक सी भी दिख गया था मेरे को, है ना। कहां पर है भाई? तो भाई ध्यान रखना, ढाका, बांग्लादेश। कहां पर है? ढाका में है, बांग्लादेश में है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? इंडिया में एंटीबायोटिक दवाएं की इकाई कहां कहां पर है? ठीक है, कहां कहां पर है सुनना, बता रहा हूं। एक तो आपके गुरुग्राम में है। कहां पे भाई? गुरुग्राम में है। एक आपके चेन्नई में है। एक आपके हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है या नहीं है? बिल्कुल। एक बिहार में है। बिहार में भी जो है इसकी इकाई है भाई, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हाँ, बिहार में कहा? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। और एक जो है यह उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड में कहां पर है? ऋषिकेश, देहरादून, शिमला या चंडीगढ़? ठीक है, सबका बी आ रहा है, मैक्सिमम का बी। ठीक है, ध्यान रखो भाई, उत्तराखंड में। ठीक है, कहां पर है? तो सर ये आपके ऋषिकेश में है। कहां पर है भाई? ऋषिकेश में है। ठीक है, तो यहां पर आपके एंटीबायोटिक दवा इंडिया में बनती है। मैं सारा बता रहा हूं, गुरुग्राम, ठीक है, गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद, मुजफ्फरपुर बिहार एंड ऋषिकेश उत्तराखंड। ठीक है, ये लो। ठीक है, कितनों का सही था भाई? है आशा जी, सुनामी जी। ठीक है, चलिए वेरी गुड, अगर सही था तो, लेकिन ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, धात्विक खनिज का युग्म क्या है ना। ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा जो है, धातु कर्म जो है पाया जाता है, उन्हें धातु खनिज बोलते हैं। ठीक है, जिनमें धात्विक नहीं होता उन्हें हम अधात्विक कहते हैं। सब जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब यहां पूछा है कि साहब धात्विक खनिज जो है कौन सा है? ठीक है, बताइए। देखिए करते हैं भाई इसका भी पोस्टमार्टम। बताइए,
मैग्नीज तांबा, तांबा ग्रेफाइट, लोहा अभ्रक और अभ्रक डोलोमाइट, है ना, ये तो दिख गया भाई। ग्रेफाइट नहीं होगा, ये अधात्विक है। अभ्रक नहीं होगा, अधात्विक है। अभ्रक नहीं होगा, क्या होगा, मैग्नीज और तांबा। मैग्नीज और तांबा बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सभी का सही है, बिल्कुल सर, है ना। अच्छा, खनिज आप लोगों ने बहुत अच्छे पढ़ रखे हैं, आई नो, और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। देखो, आपको पता है कि हमारे जब हम बात करते हैं कोयला की, तो कोयला जो है 4 प्रकार होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। होता है नहीं होता? मुझे बताओ, इंडिया में एंथ्रेसाइट कोयला कहां पाया जाता है? इंडिया में एंथ्रेसाइट कोयला कहां पाया जाता है? राजेश जी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जिनमें धातु होती है, मेटल होता है, सब धात्विक होते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां मैंने सवाल पूछा है कि इंडिया में एंथ्रेसाइट कोयला, जो सबसे बेस्ट कोयला है, यह कहां पाया जाता है? ठीक है, प्रहलाद जी बोल रहे हैं राजस्थान। देखिए प्रहलाद जी, बता दूं कि राजस्थान में जो है यह बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है, और साउथ इंडिया में प्रायद्वीप पठार, चाहे वो झारखंड चल जाओ इधर साइड में आप, वहां पे हेमेटाइट पाया जाता है, सॉरी, हाँ, लिग्नाइट, बिल्कुल, राजस्थान लिग्नाइट, और ऐसे जो है बिटुमिन्स पाया जाता है, हाँ, वो लोहे का होता है, ठीक है। यहां पूछा है कि एंथ्रेसाइट कहां पाया जाता है? सतनाम जी का बिल्कुल सही है, नहीं आशीष जी, सुनता है नहीं, एंथ्रेसाइट केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहां पे? केवल जम्मू कश्मीर में, ठीक है, केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सवाल दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग दिए हैं और सामने जो है स्थान दिए हुए हैं, ठीक है, एक तरफ उद्योग, सामने स्थान। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, बॉल बियरिंग अलवर, सीमेंट मोडक और विद्युत मीटर, कैप्शन पढ़ा होगा ना, जयपुर, ठीक है। तो कौन सा जो है यहां पर सही मैच नहीं कर रहा है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, HMT का कारखाना, बॉल बियरिंग अलवर, ठीक है, फिर सीमेंट मोडक, एंड थर्ड वन इज विद्युत मीटर। बताइए भाई कौन सा जो है यहां पे मिसमैच है? कुमकुम जी का सी आ रहा है, राजू राम जी का भी सी आ रहा है, बताइए। सुनामी जी का बी आ रहा है। भाई बहुत सिंपल सवाल है ना, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर का है। आशा कुमारी छिपा जी का सी, विकास जी का सी, विकास बेनीवाल भाई का बी, ओके, कृष्णा भाई का सी। देखिए मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये अजमेर में सब जानते हैं, नो डाउट, ठीक है। विद्युत मीटर कैप्सन जयपुर में, नो डाउट। सीमेंट मोडक फेमस है भाई, ठीक है, लेकिन बॉल बियरिंग अलवर में थोड़ी है, जयपुर में है। कहां पर है बॉल बियरिंग? जयपुर में। तो जैसे रवीना है, ठीक है, एंड विकास जी है, और इन लोगों का जो है सही है, सुनामी जी है, इनका जो है सही है, बाकी का यहां पे गलत है भाई, ठीक है ना। मॉडल तो फेमस है सीमेंट के लिए, ठीक है ना, अलवर नहीं होगा, वहां जयपुर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तापीय ऊर्जा की बात करें, छबड़ा थर्मल पावर जो प्लांट है वो कहां पर है? कोटा में, बारा में, झालावाड़ में या सवाई माधोपुर में? देखिए छबड़ा यू नो वेरी वेल, है ना, आंसर नाम से आ गया। छबड़ा कहां पर है भाई? बारा में है, ठीक है। जैसे काली सिंध थर्मल पावर कहां पर है? तो काली सिंध जो है थर्मल पावर या झालावाड़ में है। कोटा में परमाणु बिजली घर फेमस है या नहीं है? और नाम क्या है उसका? यहां पे सॉरी, कोटा में एक थर्मल पावर प्लांट है जो कहां लग रहा है? आपके कोटा बैराज के समीप जो है लग रहा है। और कोटा से आगे जाओगे आप तो चित्तौड़ का क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा? चित्तौड़ का। और चित्तौड़ में आप जाएंगे रावत भाटा में, और रावत भाटा में क्या मिलेगा आपको? भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला
परमाणु प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट जो है आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कोटा बैराज जो है ना, कोटा बैराज के आप देखोगे सामने तो वहां पे बिजली बनती है, लेकिन वो बिजली जो है जल से नहीं है, ठीक है, वो आपके थर्मल से है। चलिए फिर 12 झालावाड़ और सवाई माधोपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? वेरी गुड। गंगानगर, बूंदी, बारा या सीकर? ठीक है, चलिए बिल्कुल सुनामी जी बताएं भाई कहां जो है न्यूनतम रही है? गंगानगर, बूंदी, बारा या सीकर? सुनील जी इसका तो जवाब जो है वो भी देखिए, कई एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस में बोल दूं, इसे भी एलडीसी देखा आपने, एलडीसी में जो है सिलेबस अलग था, क्वेश्चंस अलग आए थे, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया हम नहीं करेंगे, बिल्कुल सबका सही है भाई। कहां पे होगा? गंगानगर, राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में? देखो सर्वाधिक तो दिया हुआ है सामने, सेकंड पे कौन सा है? सेकंड पे राजसमंद है, तो फर्स्ट पे पूछा है, फर्स्ट पे कौन सा है? कोटा है, बीकानेर है, डूंगरपुर है या जोधपुर है? बताइए जल्दी सभी, यहां पे जो है कौन सा इसका आंसर होगा? जी हां, बिल्कुल सही है, डूंगरपुर 994। तो कौन सा होगा? डूंगरपुर। अच्छा, राजस्थान का वो शहर कौन सा है, ऐसा शहर जहां पर सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है? बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किस जिले में है या किस शहर में है? राजस्थान के किस शहर में 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है? बताएं, कमेंट बिल्कुल। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, रोजाना होते हैं भाई शाम को 4 बजे, कमेंट शो करिए एक बार। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। हाँ, ग्रामीण नहीं भाई, कौन सा है? शहरी की बात कर रहे हैं, तो कहां पे है भाई? टोंक में। कहां पर है भाई? टोंक में, टोंक शहर में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1970 में, 1968 में या 1966 में? बताइए, RSRTC की स्थापना जो है यह कब की गई थी? जी हां, कब की गई थी RSRTC की? 1 अक्टूबर को की गई थी, लेकिन साल कौन सा था? 1964 था, 70 था, 68 था या 66 था? जी हाँ, सभी का मैक्सिमम का सही आ रहा, मैं देख पा रहा हूं सभी कमेंट, ठीक है, एक मिनट भाई, बिल्कुल जी हाँ सबका सही है। कुमकुम जी बोल रहे हैं, बिल्कुल, कृष्ण जी बोल रहे हैं, राजेश जी बोल रहे हैं, ओके, सुनामी जी, सुनील ओला जी, बिल्कुल सबका सही है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल, पिंकी जी बिल्कुल सही है, 1 अक्टूबर 1964। नेक्स्ट, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? मैंने कई बच्चों को देखा है जो इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं। अब मैं सोचता हूं वो कंफ्यूज रहते क्यों हैं, बताइए। कप्पू जी, यू आर लेट टुडे, बताएं। 100 टापुओं का, 100 द्वीपों का, है ना, क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर को, जालोर को? बिल्कुल प्रहलाद जी है, टोंक सिटी भी है। चलिए, उदयपुर एंड बांसवाड़ा। जी हाँ, सभी का मैक्सिमम का सही आ रहा है, ठीक है, कि सर बांसवाड़ा जो है वो सही है ना। वागड़ का क्षेत्र आता है, कौन सा? वागड़, माही नदी का जो प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, तो यहीं पर जो है माही बजाज सागर, है ना भाई, माही बजाज सागर परियोजना जो है संचालित है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है यहां पर है, ठीक है ना, 3109 मीटर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? ठीक है,
बिल्कुल बांसवाड़ा, ये मेरा गलत भर गया था। आई थिंक तो सुनामी जी आपने इसमें डूंगरपुर भरा होगा, है ना, जिंदगी भर नहीं भूलू मैं इसे। तो बिल्कुल 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 सुनामी जी, ये होता है। मैंने कहा ना, दो में स्टूडेंट आई डोंट नो व्हाई बट कंफ्यूज हो जाता है लास्ट में एग्जाम में, जबकि उसने खूब पढ़ा होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों करके आते हो, है। देखिए तो भाई कौन सा चरण था, 7वां चरण था, है ना, या लास्ट चरण था, ठीक है ना, बिल्कुल। तो कब भाई, बिल्कुल सब जानते हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा। ये सी कौन दे रहा है, 125 में सी कौन दे रहा है भाई, विकास बेनीवाल भाई। के होगो है, के होगो भाई, सब ठीक है, चलो है, हार्ट बीट तेज तो ना होगी ना, मैं तो ठीक है। कब भाई, बिल्कुल 1 नवंबर 1956, ठीक है ना। अच्छा, किस कमेटी की सिफारिश पर, मुझे बताओ, किस कमेटी की सिफारिश पर यह जो है आपके शामिल किया गया था, बताइए, बताओ भाई, किस कमेटी की सिफारिश पर यह जो है शामिल किया गया था पूरी क्लास में, ठीक है, कौन सी कमेटी थी। 2 सवाल एंटी के इसके। पुनर्गठन आयोग, नहीं 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 नहीं, नहीं सतनाम नहीं, सत्य नहीं, ये सत्यराव, ना 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 ना। किस कमेटी की सिफारिश पर, नहीं सुनामी, नहीं ना। सबसे पहले किसने सिफारिश की थी, नहीं। ये लो, एक सवाल पूछा और सारे जो है इतने शानदार रूप से क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। सत्यनारायण राव, अरे कविता जी कहां सत्यनारायण राव की बात कर रहे हो। सुनील जी भाई, शंकर देव समिति अलग है भाई, है स्वर्ण सिंह समिति, सुनील भाई ना 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 ना, हम मौलिक कर्तव्य की बात नहीं कर रहे। सत्यनारायण समिति ऐसे मत करो रे, हम राजस्थान की राजधानी की बात नहीं कर रहे। बलवंत राय मेहता समिति भाई, पंचायत राज के लिए है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो यार। मुझे पता है तुम्हें सारे नाम याद है समितियों के, लेकिन जो पूछना चाह रहा हूं, बिल्कुल राइट है, फजल अली समिति, बिल्कुल भाई। कौन सी भाई, फजल अली समिति, मत भूलना, छाप लो दिमाग में, है ना, याद आऊंगा एग्जाम में। बताओ भाई, फजल अली समिति, ठीक है। अब मेरा एक और अंतिम सवाल, इस समिति में राजस्थान की ओर से शामिल एकमात्र मेंबर का नाम क्या था, बताइए। इस फजल अली समिति में राजस्थान की ओर से शामिल एकमात्र मेंबर, सदस्य का नाम जो है क्या था, बताएं फटाफट से, मैं कमेंट्स जो है देख रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, एकमात्र मेंबर का नाम क्या था राजस्थान की ओर से। चलिए टीम में कमेंट शो कर दो सारे, ठीक है, बताइए भाई। भाई मेरे फोन में देख लेता हूं, टेक्निकल, यस, चलिए बताएं भाई। नहीं, अरे यार ऐसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हृदयनाथ कुंजरू, बहुत सही आंसर है। अब चाहे वो गूगल सर्च करके दे रहे हो, कोई बात नहीं, मानता हूं इस बात को, अनुभव है, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं सुनील जी, पणिकर नहीं, राजेश भाई गुरुमुख नहीं, अरे यार क्या कर राजेश जी, ठीक है। ध्यान रखो कि राजस्थान की ओर से एकमात्र व्यक्ति जो फजल अली समिति में शामिल थे वो कौन थे भाई, हृदयनाथ कुंजरू जी थे, और इसी के सिफारिश पर यह सब किया गया था। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। अरे भाई साहब, राम नारायण चौधरी, याद है भाई सभी को, राम नारायण चौधरी, बिल्कुल। कृपा जी याद है, बिल्कुल। रूपा जी याद है, बिल्कुल, है ना, रूपा जी, कृपा जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल, तो बिल्कुल सबका सही है, हद हो गई, बिल्कुल चलिए ठीक है, ट्रेंच, हाँ बिल्कुल सही है भाई। तो कौन सा, बेंगू किसान आंदोलन, सबका सही है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र
किसने तैयार किया था? मेवाड़ के महाराणा ने 18 मांगे तो मान ली थी, बट जो बेगार थी, है बाल बेगार छात्र जो, ठीक है, वो कर की बात जो है नहीं मानी थी। फिर साहब सारे किसानों ने सोचा मिलकर कि हमें जो है अब क्या करना है, एक बड़ा आंदोलन जो है करना है, और उसी बात पे फिर बाद में आंदोलन किया गया, ठीक है ना। तो सबका सही है भाई, क्या आएगा? मोतीलाल तेजावत। कौन सा भाई? मोतीलाल तेजावत। और उस आंदोलन का नाम भी जो है आपको आ रहा होगा, भौमर क्षेत्र में जो है वो आंदोलन जो है किया गया था। बताइए फटाफट से। 1921। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। 18 जो है मान ली थी, 3 जो है बिल्कुल। हाँ, कौन सा आपके? एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, फेमस है। चलिए नेक्स्ट, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो है यहां पर सत्य नहीं है? ठीक है, ये लो है। चलिए बताइए। महाराज गंगा सिंह नरेंद्र मंडल, यानी भारतीय राजकुमार का मंडल था, उसके प्रथम अध्यक्ष थे, और बहुत गर्व की बात थी ये, मैं कह सकता हूं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, 1930 के प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलफेयर सम्मेलन में इन्होंने रिप्रेजेंटेड किया, भाग लिया। उनके शासनकाल में गस्साई सिक्के प्रारंभ हुए, और 1913 में इन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। पवन जी नमस्ते भाई, कैसा है भाई मेरे? बताइए। जी हाँ, बताइए कौन सा इसमें से सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 128 सी आ रहा है। सुनामी जी, तो भाई साहब मुझे सुनामी ला रहे हो आप तो यार, डी आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। सुनामी जी का जी, कृष्णा बिल्कुल, मीना जी सी बता रहे हैं, विकास जी सी, सोनम जी सी, ठीक है ना, बिल्कुल सभी का सही है कि साहब कौन सा गजशाही सिक्का जो है आरंभ इन्होंने नहीं किया था। देखिए बिल्कुल, देखिए इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, पहली बात तो ये, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन से स्वास्थ्य कारणों के चलते ये बीच में छोड़ के आ गए थे। नोट कर लेना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ये स्वास्थ्य कारणों के चलते बीच में छोड़ के आ गए थे। अच्छा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा महान व्यक्ति जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन को बीच में छोड़ के आ गया था, कौन था? अगर आपको पता हो बताइए कौन थे भाई। जी हाँ, मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं सबके, बताएं भाई। चलिए कौन थे भाई? हाँ चलें, 1921 से 26 किया था, सही था, सही, ठीक है। 10 नवंबर 1913। देखिए आंसर आता हूं, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी केवल दूसरे सम्मेलन में गए थे, लेकिन जब उनकी बातों पर गौर नहीं किया गया, तवज्जो नहीं दी गई, तो वो उसे छोड़ के आ गए थे। एक यूपीएससी का सवाल पूछ लेता हूं यहां पर, ध्यान से बताना। महात्मा गांधी जी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे, हाँ बिल्कुल, तो वो किस जहाज में बैठ के गए थे? सोचना, बताना मेरे को। गांधी जी किस जहाज में बैठ के दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे? नेक्स्ट, ये देखिए भाई, इस बुक का बहुत ही डिमांडेबल बुक है, लॉन्च हुई है फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए दिया हुआ है, सिखवाल पब्लिकेशन की ओर से बहुत बड़ी पहल है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र की वंदना मैम की बुक है, और बहुत ज्यादा डिमांडेबल है, बहुत इंपोर्टेंट बुक है, सार गर्भित बुक है। मतलब मैं सच कहूं तो साइकोलॉजी को इतने बेस्ट लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, साइकोलॉजी की इतनी लैंग्वेज होती है, मेन होती है, बहुत प्यार समझाया गया है। और दिसंबर 2024 तक का पूरा डाटा और क्वेश्चन जो है इसमें डाले हुए हैं, तो प्लीज एक बार मेरे आंसर्स को देखिएगा। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ जो आपकी विजय स्तंभ भी कहलाता है, ठीक है ना, विक्ट्री टॉवर कहलाता है, कि मूर्तिला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं, ठीक है। बताइए 122 फीट
है ना, मालवा विजय, महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया, ठीक है। और बिल्कुल चलिए, जहाज का तो पता नहीं, ठीक है ना। चलिए ओके भाई, भाटी साहब जय माता दी। ध्यान रखो, SS राजपूताना जहाज था, जहाज नाम क्या था, SS राजपूताना, ठीक है। चलिए ओके भाई, एक बिल्कुल। अब देखिए 9 मंजिला है, सब जानते हैं, जेता, नाथा, पोमा और पुंजा क्या थे, इसके वास्तुकार थे। जो फर्स्ट मंजिल है इस पर भगवान विष्णु का मंदिर है, तो इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, ठीक है जी बाटी जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, और इसके अलावा तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, और 9वीं मंजिल पर कीर्ति प्रशस्ति, ठीक है, अत्रि और पुत्र महेश द्वारा उत्कीर्ण है, सब जानते हो। और 9वीं मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हुई थी, और इसका पुनर्निर्माण जो है मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था, ठीक है। अब बताओ, चलो 5वीं मंजिल पर युग मूर्तियां हैं, 7वीं पर बुद्ध की प्रतिमा है, 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। सुनीता जी बोल रहे हैं डी, विकास जी बोल रहे हैं डी। बताइए कौन सा यहां पर असत्य है। जी हां, कह सकते हो। 15 अगस्त 1949 को राजस्थान की पहली इमारत, इस पर डाक टिकट जारी हुआ, कितने रुपए का, 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। उपेंद्र नाथ डे, कौन भाई, उपेंद्र नाथ डे। इन्होंने इसे क्या कहा है कि इन्होंने इसे विष्णु ध्वज कहा है, ठीक है। तो सबका सही है भाई। मैंने कहा 8वीं पे कोई मूर्ति नहीं है, तो इतना सोचना क्या है, इतना सोचना क्या है। चलो ठीक है, अब मेरी बात एक बात ध्यान सुनो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच भाटी जी, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे खुशी हुई ऐसा कि आपका LDC क्लियर हो गया है। ओके चलिए, देखिए भाई आगे। अब देखो आगे एक बात और, आपने कीर्ति जैन स्तंभ पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा भाई, कीर्ति जैन स्तंभ पढ़ा है। मुझे बता दो कि कीर्ति जैन स्तंभ कितने मंजिल का है। विजय स्तंभ 9 मंजिल, लेकिन कीर्ति जैन स्तंभ कितने मंजिल का है, जरा ध्यान से देखते हैं कितनों का सही आता है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 7 का, 6 का, 8 का या 9 का। कीर्ति जैन स्तंभ कितने मंजिल का है, बताएं भाई। हाँ, विजय स्तंभ तो 9 का है, 9 मंजिल का है। कीर्ति जैन स्तंभ कितने मंजिल का है, विकास जी 7। ओके, कीर्ति सुनामी बोल रही है 5 तो ऑप्शन नहीं दिया मैंने, कीर्ति है। सतनाम जी 5 तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया है ना। ऑप्शन मैंने क्या दिया है, 7, 6, 8, 9। बताएं भाई कितने मंजिल का है। सीताराम जी 7। देखिए बेटा, शायद जो मैं अभी बोलूंगा, ठीक है, इस पर डिस्कस भी होगा, हो सकता है डिस्प्यूट भी हो जाए। 10th क्लास की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कीर्ति स्तंभ जो है ये 6 मंजिला है। दूसरा, चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ है उसके वहां पे भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो लेख लिखा है उस स्तंभ के बारे में, उसमें भी इससे 6 मंजिला बताया है, ठीक है। आप मेरे कहने से एक बार राजस्थान बोर्ड की बुक 10th क्लास की जो है
राजस्थान जी के अध्ययन की, वो देखना, उसे पढ़ना, ठीक है। चलिए, और उस बुक में साफ लिखा हुआ है कि ये 6 मंजिला है। ओके, प्लीज देखिएगा, पढ़िएगा, और अगर हो पॉसिबल तो सर्च करिएगा, मिलेगा आपको वो लेख लिखा हुआ कीर्ति स्तंभ के बारे में, जिसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, ठीक है, साफ लिखा हुआ है इस कीर्ति स्तंभ के पास कि भाई ये जो है 6 मंजिला है। तो ये नया डाटा मैं दिखा रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल, समझना इसको। मैक्सिमम जो है इसे 7 मंजिली पढ़ाया जाता है, अब तक शायद ये पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या बैराट से? बताइए, गिलुंड और भगवानपुरा जो है ये किस सभ्यता से संबंधित है भाई? बताइए, गिलुंड और भगवानपुरा जो है ये किस सभ्यता से संबंधित है? जी हां, चलिए सब जानते हुए कौन सा? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बैराट? गिलुंड, जी हाँ सबका सही है। कौन सा? आहड़, है ना, जिससे आप आयर सभ्यता, आयर नदी है वो कह सकते हो, ताम्रवती नगरी जो है इससे आप क्या कह दोगे? या हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल, है ना, बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, बिल्कुल सही है ना वो। और इसे जो है बनास संस्कृति भी जो है कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? आहड़। नेक्स्ट, थमन्यो थेड्यो आड टुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां धारण किए जाते हैं? सिर पर, कंठ में, हाथ में या कमर में? ये सारे जो आभूषण है वो कहां पर जो है धारण किए जाते हैं? बताइए, कहां पर जो है ये धारण किए जाते हैं? बिल्कुल, तो कहां पर भाई? सिर, कंठ, हाथ या कमर? चलिए, तो कहां पर भाई? ये जो है आप ये सब आर तो फेमस है भाई, है ना, बिल्कुल सही है। तो कहां? गले में। कहां पर भाई? गले में, यानी कंठ में जो ये सब धारण किए जाते हैं, बिल्कुल सही है सभी का, हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, सिंबुदड़ा व कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? सिंबुदड़ा और कोंडा, है ना, हिंट देता हूं यहां पर, इनकी जो शब्दवाणी है, बताइए, इसमें 150 शब्द हैं। इनके प्रमुख जो मेला है ये कतरिया सर में लगता है, जहां पे अग्नि नृत्य किया जाता है। क्या भाई? जहां पे क्या किया जाता है? जहां पे अग्नि नृत्य किया जाता है, बिल्कुल सुनामी जी, बिल्कुल सभी का जो है सही आंसर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए ठीक है भाई, तो कौन सा भाई? जसनाथी संप्रदाय। कौन सा भाई? जसनाथी संप्रदाय। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, लोकवाद यंत्र दिए हुए हैं, ठीक है, और सामने जो है प्रख्यात कलाकार उनके दिए हुए हैं। भपंग दिया है, नड़ दिया है, अलगोजा दिया है, खड़ताल दिया है, सद्दीक खां दिया है, जहूर खां, करना भील और रामनाथ चौधरी, ठीक है, बिल्कुल हाँ, फायरे कह सकते हो, है, भील याद आ रहा है, उद्घोष याद आ रहा है। चलिए बताएं भाई, इसमें कौन सा सही होगा? एक तरफ लोकवाद यंत्र दिया हुआ है और साथ में जो है आपके प्रख्यात कलाकार इनके दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जो है सही है? चलिए देखते हैं भाई। भपंग, जहूर खां फर्स्ट में सेकंड, चलिए उसके बाद में नड़, कर्णाभील 3, फर्स्ट यहां पे राइट होगा। क्या होगा? राइट यहां पे फर्स्ट होगा, सबका सही है भाई। भाटी जी का, सुनामी जी का, सीताराम जी का, निशा जी, कुमकुम जी, राजू, रिट, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहां की प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो सर ये एक तरह से आप कह सकते हो, चार बेत जो है ये गायन शैली भी है, लेकिन ये जो है प्रमुख रूप से नाट्य में काम में लिया जाता है, ठीक है ना, हाँ गायन शैली है, लेकिन नाट्य में जो है इसको बिल्कुल फतेह बिल्कुल भीलों का, है ना, हाँ फतेह जसनाथी, फायरे भीलों का। बताइए
बताएं भाई जल्दी से, जस्ट ए मिनट। हाँ कहाँ था वो कमेंट, निकल गया कमेंट, कोई बात नहीं। बिल्कुल भाई, सभी राइट फटाफट से इसका आंसर। चलिए बिल्कुल, चलो देखिए इसमें होता क्या है साहब, जो दंगल नाट्य है, दंगल नाट्य उसमें कहां का फेमस है, टोंक का। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से, थेवा कला का संबंध किससे भाई, सोनी परिवार, जानते हो ना। हाँ सबसे पहले कौन से सोनी भाई, नाथूराम जो सोनी थे, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए बताइए फटाफट से, बिल्कुल किशन जी जल्दी कर रहे हैं, डोंट वरी, बताएं भाई। चलिए ठीक है, तो कहां भाई, प्रतापगढ़। और महेश राज सोनी, इनको इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, किसके लिए, थेवा कला के लिए। नेक्स्ट, मेवाड़ में दिवाली के 15 दिन पहले अक्सर जो लड़के हैं, है ना, अक्सर जो लड़के हैं और लड़कियां घर जाकर गीत गाते हैं, वाह यार वेरी गुड है, लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है घड़लियो, लोवाड़ी, हरनी या रात्रि जागरण। बताइए क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सवाल है कि लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है, घड़लियो, लोवाड़ी, हरनी और रात्रि जागरण। लड़के लड़की दोनों जाते हैं घरों में, गीत गाते हैं। निर्मा जी ए बता रहे हैं, निशा जी बी, वेरी गुड, सी भी आंसर आ रहा है, ए भी आ रहा है, वेरी गुड, डी भी बोल दो यार, है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना, गलतियां बताने क्यों करते हो। देखो लोवाड़ी या लोवड़ी और हरनी ये भी सेम है, लेकिन बस अंतर एक शब्द का है, वो क्या है कि सर इसे जो है लड़के गाते हैं। सेम है, पूरा ही सेम है। अगर लड़कों का पूछ लेते तो क्या होता, लोवाड़ी या हरनी, लेकिन किसका पूछा है, किसका पूछा है, लड़कियों द्वारा पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, घड़लियो। क्या हो जाएगा, घड़लियो, ठीक है। हाँ मैंने कहा डी भी दे दो यार भाई, गीत तीनों हैं। अरे रात्रि जागरण तो तुम आज कर लो, है, कर लो गाँव इकट्ठा, भाई आज जागरण है, माता का जागरण किसका भी कर लो, तीनों इसके संबंधित गीत हैं भाई। लेकिन ध्यान रखना, लोवाड़ी हरनी लड़कों के द्वारा है, घड़लियो जो है ये लड़कियों के द्वारा है, ठीक है। तो आंसर चेंज, घड़लियो, ठीक है। अब समझ जाओ, थोड़े से सवाल, 7-8 सवाल जो है वो आपके टीचिंग मेथड के हैं। समालोचना चिंतन के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं। समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधाएं जो है प्रयुक्त की जाती है, मस्तिष्क उद्वेलन, चर्चा, भूमिका निर्वहन या उपरोक्त सभी। तो भाई प्रशिक्षण विधाएं तो ये सारी है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी हाँ, हाँ बिल्कुल। कुकड़ी, अच्छा सुनामी, कुकड़ी जो है किस प्रकार के रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विशिष्ट बातें तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार हो, ठीक है, सामान्य पदा और गुणों की जो है अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्राविधिक की स्थापना हो, एंड उपरोक्त सभी। तो एक एज ए टीचर ऑफ द एसएसटी, है ना, ये चीजें आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं, सारी की सारी सही है कि भाई ये वो आपको प्रोवाइड करवाएं, ये तथ्य जो है वो अपने टीचिंग में समावेश करें। ओके नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया, कि चुनाव जो है कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, ओके, वो प्रक्रिया पूरी समझा रही है। अब वो किस टेक्निक का प्रयोग कर रही है,
जब एक अध्यापिका एसएसटी की जो मैम है वो आपको समझा रही है कि बच्चों चुनाव प्रक्रिया ऐसे कंडक्ट होती है, ऐसे चुनाव संपन्न करवाया जाता है, तो वो किस मेथड का प्रयोग वो बेस्ट करेंगी ताकि बच्चों को वो समझ में आ जाए। वो उस पर लेक्चर देंगी, पूरा व्याख्या करेंगी, या कथन विधि जो है वो काम में लेंगी, या परिचर्चा करेगी, या प्रश्न पूछेगी। देखिए सुनामी जी, परिचर्चा तो तब होगी जब बच्चों को उसके बारे में पता होगा, परिचर्चा तो नहीं होगी क्योंकि बच्चों को वो समझा रही है और बच्चों को पता ही नहीं है कि साहब चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। परिचर्चा में तो बच्चा भी भाग लेगा ना। अब जब बच्चे को चुनाव का पता ही नहीं है तो वो परिचर्चा कैसे करेगा। यहां पर क्या दे रहा है कि वो प्रक्रिया बता रही है कि भाई ऐसे होता है। ये थोड़ी बोल रही कि बच्चों कल हम एक पार्क में घूमने गए थे सारे, बताओ हमने क्या क्या देखा और वहां क्या क्या अच्छा लगा। मैम बोलेगी मुझे ये अच्छा लगा, रिंकू बोलेगा मैडम मुझे, वो ये बोलेगी साहब मुझे मैडम ये अच्छा लगा। ठीक है, व्याख्या मेथड भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि व्याख्या से जो स्टूडेंट है वो इतने ज्यादा जो है एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, तो व्याख्या भी नहीं आएगा, परिचर्चा भी नहीं आएगा। प्रश्न कहां से पूछेगी? प्रश्न कहां से पूछेगी? अरे जब बच्चों को पता ही नहीं है तो प्रश्न कहां से पूछोगे? तो सबसे पहले कौन सा बेस्ट मेथड होगा कि सब कथन विधि। वो पहले उसके कथन मतलब कहेगी, उन्हें बताएगी भाई ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, ये स्टेप्स होती हैं। ठीक है, अब देखो सबने मेरे हिसाब से ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, सी भी दे दिया, डी नहीं दिया, बस मैं यही बच गया। पूजा जी ने वो सपना भी पूरा कर दिया मेरा, डी भी आंसर दे दिया। चलो, है ना, वेरी गुड, गजब। चलो तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है ए कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, बिल्कुल सर, फैक्ट होता है। अनुभविक, यस, और सत्यापनी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, इसका अध्ययन एकल घटना के बहुल व्याख्यान, कोई घटना होती है उसके बिल्कुल मेजरमेंट ऑफ व्याख्यान की ओर ले जाता है। एसएसटी के बारे में यह कहा गया है। तो क्या समझते हैं आप? ए गलत है, बी सही है? ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है और बी गलत है। बताएं इसमें जो है कौन सा आंसर होगा, है ना? देखिए दोनों ही स्टेटमेंट, कथन जो है सही है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी। मैं आपको ज्यादा जो है इसमें नहीं घुमाऊंगा, ये दोनों ही भाई सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किया जाता है। बताइए ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? ठीक है, क्लियर? तो पहले किसकी भाई है? फेयर चाइल्ड के द्वारा परिभाषा दी हुई है। जल्दी करते हैं भाई इसको। नेक्स्ट, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? मैंने कहा एग्जाम में पूरा पढ़ना, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई? वैधता होनी चाहिए भाई, है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, निदानात्मकता होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव क्यों आया होगा भाई उसमें, है ना? नकारात्मकता किसी मूल्यांकन के लिए विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, संकलात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। श्रेय निश्चित करने में, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, सत्रांक मूल्यांकन में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। बताइए किसके लिए जो है ये अनुपयुक्त है? तो देखिए ये ग्रेड के लिए बेस्ट है, सार संक्षेप के लिए बेस्ट है, सत्रांत मूल्यांकन बिल्कुल सही है सर, उसके लिए सही है, लेकिन अधिगम प्रक्रिया की निगरानी के लिए सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बहुत प्यारा सवाल है, के द्वारा इनमें से कौन सा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के द्वारा कौन सा जो है वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है? ठीक है, और इसे विकसित किया गया था 30 अक्टूबर 2006 को।
कौन सा भाई? बिल्कुल मैंने कहा था अनुपयुक्त पूछा है ना? तो कौन सा भाई? वन स्टॉप पोर्टल रूप में ये सिंपल था, साक्षात पूछा है। कौन सा? साक्षात। जितने भी आपके ब्राउजर, सर्च ब्राउजर हैं, गूगल हो, याहू हो, वो सब इसमें इंक्लूड है, सबके सब। तो कौन सा? साक्षात। कब हुआ? 30 अक्टूबर 2006। किसके द्वारा? MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ज्वाइनिंग लेनी है, भूलना मत। L2 में जाना है, हाँ बिल्कुल। L1 में भी चल जाओ, कोई टेंशन नहीं, BSTC वाले। हाँ चलो, L1 वाले भी ना, उम्मीद नहीं तोड़नी है। कल्प, वाह यार, कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? प्रारंभ कब हुआ? कल्प का प्रारंभ बताओ भाई। बिल्कुल, कब हुआ? जी हां, कल्प मतलब कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। बहुत प्यारा है भाई, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। कब जो है हमारे अपर प्राइमरी स्कूल्स में जो है इससे लागू किया गया है? बताओ भाई। भाटी साहब L1 में है, वेरी गुड भाटी, बेस्ट ऑफ लक। पूजा जी L2, बताओ यार। सोनम जी भी बता रही है सर 2010-11। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम राजस्थान के अपर प्राइमरी स्कूल्स में कब लागू हुआ? 2004-05। कब लागू हुआ था? 2004-05 में। सुनामी जी गूगल, वेरी गुड, है ना, सही है। नेक्स्ट, निम्न इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? फिर कह रहा हूं नहीं लिखा हुआ है। कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? ठीक है। समय की कमी, बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक महत्व, ओके। संकल्पनात्मक त्रुटि, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, सीमा नहीं है पूछा है। बताइए कौन सी जो है सीमा नहीं है? ठीक है, देखिए समय कमी बिल्कुल सीमा तो है ही, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। कौन सा? डी। चलिए नेक्स्ट, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार सही भी हो चुका है, कई बार गलत भी हुआ होगा, है ना। ये प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने, क्राउडर ने, थॉर्नडाइक ने, है ना। मैंने तो खुद ही आंसर बता दिया आपको पहले ही, 1954, BF स्किनर। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन, ए वो भी दोनों, कोई नहीं। आज तो अंग्रेजी में हम कॉटन ही बोलते हैं। बताओ बताओ भाई जल्दी से, कि कपास का उत्पादन सबसे पहले कहां हुआ? सिंधु क्षेत्र में। उससे ग्रीक या यूनान के लोग जो है वो क्या कहते थे? थैंक यू भाटी भाई। अरे ना, सिंडन, कॉटन कहां से कहोगे? हैं? अच्छा अभी क्या बोलते हो इंग्लिश में? अभी कुछ और बोलते हो क्या? तो वो कैसे जानेंगे कॉटन यार, दिमाग लगाओ। चलिए, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा गया है? और नेपोलियन, ऐसा राजा जिसके वीणा बजाते हुए सिक्के हैं, और यार गजब। बताओ कौन सा है भाई? बिल्कुल सब जानते हो, कौन सा होगा? समुद्रगुप्त, खुद को कहा है लिच्छवी दोहित्र, है ना। चलिए, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जय जवान जय किसान का नारा, है ना। अरे सर अगर ऐसा पेपर आ जाए तो वारे ही नारे हो जाए। ठीक है, सही है। तो भाई कौन से अपने, बताओ भाई, जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, चौधरी चरण सिंह थे, या इंदिरा गांधी जी थी? जय जवान जय किसान, ठीक है, बिल्कुल। तो कौन से? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, तो ये था आज मॉडल पेपर नंबर 5। कल मिलेंगे फिक्स शाम को 4 बजे मॉडल पेपर नंबर 6। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे कि जो ये क्लासेस है, पहले वाली 4 क्लास ले चुका हूं, वो प्लीज आप रिवाइज कर लो, देख लो जितनी बार कर सको।
ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।